वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, और कुछ बातें सीखते हैं आज। 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं अब ऐसे नहीं है कि हर एक स्टेट में एक साथ इलेक्शन होता है, अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं और चरणों में इलेक्शन होते हैं, यानी फेसेस में। जैसे यूपी के अंदर जो इलेक्शन होगा वो 7 फेसेस में होगा, यानी 7 दिन वोटिंग होगी। लेकिन कुछ स्टेट्स है जहाँ पे एक ही दिन में वोटिंग हो जाती है, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है। अब इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन है, यानी जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या फिर विधान सभा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो इसका जो मेंबर होगा उसको कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या सिंपली आप कह सकते हो एमएलए। तो एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जो एक स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है उसमें कौन सिलेक्शन होता है? एमएलए की सिलेक्शन होती है। ठीक है, वो इलेक्शन जीतता है और वो क्या बनता है? एमएलए बनता है। तो ये हो गया एमएलए। और अगर देश का, पूरे देश का इलेक्शन हो और तब कोई चुना जाता है तो वो बनता है पार्लियामेंट का मेंबर, तो उसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो समझ गए, एमपी यानी जब पूरे देश की बात हो रही है, जब कोई पूरे देश का इलेक्शन होना हो, यानी प्रधानमंत्री के लिए जब इलेक्शन होगा तब जो सिलेक्शन होके बंदे जाते हैं उनको एमपी कहा जाता है। लेकिन अगर एक स्टेट के अंदर इलेक्शन हो और तब वो जीतते हैं इलेक्शन को, तो वो क्या बनते हैं? एमएलए बनते हैं। तो अभी एमएलए के इलेक्शन होने जा रहे हैं कहाँ पर? 5 स्टेट्स में। नॉर्थ में 3 स्टेट्स है, कौन सी? उत्तराखंड, यूपी और पंजाब। तो ये 3 तो कहाँ है? नॉर्थ में है। फिर 2 स्टेट है, एक गोवा साउथ की साइड है थोड़ा, और एक मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। तो इन 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। कब? अभी लगभग फरवरी में शुरू हो जाएगा। अब एक बात होती है, जब ये डिसाइड हो गया कि इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, इलेक्शन इस तारीख को होगा, तो उस तारीख से एक चीज़ शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये एमसीसी होता क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये इलेक्शन कमीशन देता है। अब इलेक्शन कमीशन क्या है? पूरे देश में अगर पूरे देश के इलेक्शन कराने हो, यानी प्रधानमंत्री का अगर इलेक्शन कराना हो पूरे देश में, या फिर यानी एमपी के अगर इलेक्शन कराने हो, या प्रधानमंत्री भी क्या होता है? एक एमपी होता है, वो बाद में प्रधानमंत्री बना देते हैं उसको। तो अगर पूरे देश में इलेक्शन कराने हो या फिर किसी स्टेट में इलेक्शन कराने हो, स्टेट असेंबली के लिए, तो जो इलेक्शन करवाता है वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक संवैधानिक बॉडी है। संविधान क्या? एक किताब लिखी हुई है जिसमें ये लिखा है कि देश में क्या होगा और क्या नहीं होगा। उस संविधान के अकॉर्डिंग ही पूरा देश चलता है। तो उसी संविधान के आर्टिकल नंबर 324, 324वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि एक इलेक्शन कमीशन होगी जो पूरे देश में इलेक्शन कराएगी, या तो एमपीज के लिए या एमएलएज के लिए। ठीक है। अब आप में से कोई पूछेगा कि फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या यूज़ है? आपने सुना होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो वो याद रखना, एमएलए का इलेक्शन नहीं कराती। वो इलेक्शन किस चीज़ का कराती है? जैसे पंचायतों के इलेक्शन हो गए, या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए, वो कौन कराता है? वो कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये बात ध्यान रहे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से लेना देना है। उसका स्टेट में जो एमएलए की इलेक्शन होगी उससे कुछ लेना देना नहीं है। स्टेट में जो एमएलए की इलेक्शन है वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 324। सो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रख लेना। अगली बात, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट क्या था कि यानी जिस दिन ये अनाउंस हो गया, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया कि यूपी में इस तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी, इस दिन यहाँ पर होगी वोटिंग, तो ये क्या हो गया? इस इलेक्शन का शेड्यूल। तो जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है उसी दिन एक गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो रूल्स कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उन्हीं रूल्स को क्या कहा जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, इनको फॉलो नहीं करता, तो क्या उसको कोर्ट में घसीटा जा सकता है? नहीं। उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, बस, यानी उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी पॉलिटिकल पार्टी को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने पास बुला सकती है, यानी सम्मन कर सकती है और उससे पूछ सकती है कि तूने ऐसा क्यों किया, या तेरे मेंबर ने ऐसा क्यों किया। सिर्फ ये हो सकता है, उनके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाता। बस सिर्फ ये गाइडलाइंस है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। जैसे बचपन में छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि नहीं, दूसरे को नहीं मारना, इसको भैया कह के बुलाओ। तो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन कहती है कि पार्टीज़ को कुछ रूल फॉलो करने हैं, जैसे कि सोसाइटी में जब वो इलेक्शन का कैंपेन कर रहे हो, कभी कास्ट के बेसिस पे वोट ना मांगे। पहला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो जनरल रूल्स है, यानी लोगों से कास्ट के बेसिस पे वोट करने को ना कहे। ठीक है, क्योंकि सोचते हैं कि भाई ये मेरी कास्ट का है, मुझे वोट दे देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये कह रखा है कि, पर आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं होता। लोग ऐसे करते हैं कि अच्छा मेरी कास्ट से खड़ा हुआ है, इसको वोट कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो पार्टीज फॉलो नहीं करती,
तो अब फिर भी हम समझेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और क्या आता है, जैसे कि कम्युनल हेट्रेड नहीं फैलानी, यानी ऐसा नहीं करना हिंदू मुस्लिम करवा दी लास्ट में जाके इलेक्शंस में कि हिंदू इसको वोट करे मुस्लिम इसको करे, या फिर इस नेता ने हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया, इस नेता ने मुस्लिमों के खिलाफ बोल दिया, तो ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। फिर जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन के टाइम पे अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जिससे कि लोग आपके फेवर में वोट करें, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है ये सारी चीज़ें, और ये कोई लीगली फोर्सेबल नहीं होती, बस ये गाइडलाइंस होती है। तो समझिए कब से शुरू होती है, जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाए तब से शुरू हो जाती है गाइडलाइंस लागू होनी। और करता कौन है इन्हें लागू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बात होगी गाइडलाइंस। अब एक और बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ कहीं से यूपी में, तो मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी एक बाउंडेशन लगाई हुई है। तो हर एक स्टेट वाइज ये बाउंडेशन होती है कि वहाँ पर एक व्यक्ति अगर एमएलए का इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो वहाँ पर वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज किया है और कहा है नॉर्थ की जो 3 स्टेट्स हैं यानी यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, यहाँ पर व्यक्ति जो एमएलए की पोस्ट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा है वो 40 लाख का खर्चा कर सकता है, यानी वो इलेक्शन में 40 लाख का खर्च कर सकता है। जैसे कि असेंबली इकट्ठी करी कहीं पे, अपनी सभाएं करवाई, तो उन सभाओं का टोटल जो खर्चा है पूरे इलेक्शन का वो 40 लाख कर सकता है। अगर इससे ऊपर वो खर्चा करता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब क्या रूल है, जैसे इलेक्शन खत्म होता है उसके विद इन 1 मंथ 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जिसने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, यानी अगर मैंने यूपी से किसी सीट से इलेक्शन लड़ा तो मुझे 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि मैंने कितना खर्चा किया, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे 3 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी अगले 3 साल बाद तक फिर मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी अगर मैं सीट से जीत भी गया तब भी मुझे बाहर कर देंगे, क्योंकि हो सकता है मैंने इलेक्शन में 1 करोड़ रुपए खर्च किए हो और लोगों को पैसे बांट दिए हो, लोगों को अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट कर दियो कि भाई वोट इस बार मुझे करो, पूरी आप लोगों की पार्टी करूंगा मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। तो यही होता है कि लिमिटेशन होती है हर एक एमएलए पे कि वो कितना खर्च कर सकता है। तो नॉर्थ की जो 3 स्टेट्स है जो मैंने अभी बताई, यूके, यूपी और पंजाब, यहाँ पर तो 40 लाख करा है सरकार, ये इलेक्शन कमीशन ने लिमिट। और जो गोवा और मणिपुर है वहाँ पर 28 लाख की लिमिटेशन रखी गई है कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 28 लाख खर्च कर सकता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो भाई, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो एक तरफ तो मैं हूँ एज अ कैंडिडेट जिसके पास बहुत कम पैसा है, इलेक्शन में खड़ा है और जो बहुत कम खर्चा कर पाएगा, और एक तरफ मेरे खिलाफ कोई खड़ा है इलेक्शन लड़ रहा है, उसके पास करोड़ों की ज़मीन है या करोड़ों पैसे है उस पर, तो वो तो कितना भी खर्च कर सकता है ना इलेक्शन में, और कहीं ना कहीं मनी डोमिनेट्स, तो ऐसा हो सकता है वो पैसे से वोट खरीद ले। तो इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ ना हो इसके लिए क्या करा है कि सबको इक्वल लेवल पे लाने के लिए बस एक लिमिट लगा दिया कि मैक्सिमम इतना खर्चा आप कर सकते हो, वो कितना, 40 लाख। अब देखा जाए कोई एक गरीब इलेक्शन लड़ रहा है उसके पास 40 लाख भी नहीं होते, तो बस कहने की बात है, ये लिमिट रख दी गई है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, जो लगभग 15 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं एमएलए की सीट के लिए, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए लिमिट रखी गई है 40 लाख की। तो आप समझ गए क्या है ये लिमिटेशन। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि इलेक्शन हो रहे हैं, और ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सब कुछ आप देख सकते हो। तो ये तो बात हुई इलेक्शंस के बारे में। अब यूपी सरकार देखिए, जैसे इलेक्शन करीब आते हैं ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने अपने पैतरे अपनाने लगती है। जैसे यूपी में अभी योगी सरकार ने कह दिया कि बिजली के बिल हाफ, अगर आप ट्यूबवेल चलाते हो खेतों में तो आपकी बिजली का जो बिल आता है उसका हाफ। भाई पहले 4 साल में किया नहीं, लास्ट में कर दिया। तो दोनों तरफ के गुट के व्यक्ति रहते हैं। कुछ कहते हैं कि सरकार ने अब इसलिए किया कि इलेक्शन आ रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं जब जिस समय पर अच्छा काम हो वो अच्छा ही है। तो अब ये आप पे छोड़ता हूँ मैं कि ये क्या एक पॉलिटिकल मोटिव था या फिर सरकार के मन में ऐसा है कि लोगों को पैसा थोड़ा बख्श दिया जाए, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे डिसाइड करोगे। अब अगली बात चलते हैं हम, क्या हो रहा है, भारत सरकार ने, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक डील की है फिलीपींस के साथ। अब फिलीपींस एक कंट्री है साउथ चाइना सी में। अब अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो, साउथ चाइना सी में यानी चाइना के जो बिल्कुल साउथ में लाई करता है उसको कहते हैं साउथ चाइना सी, और वहीं पर एक कंट्री है फिलीपींस। अब फिलीपींस की चाइना के साथ लड़ाई होती रहती है, क्योंकि चाइना ऐसे कहता है कि जो सारा साउथ चाइना सी है वो चाइना का है, और उस पर फिलीपींस का थोड़ा सा भी हक नहीं है। और कहीं ना कहीं फिलीपींस कहता है ये मेरी बाउंड्री के अंदर लाई करता है, समुद्र पे मेरा भी हक होना चाहिए। तो ऐसे आपस में तकरार रहती है हमेशा। चाइना, फिलीपींस और आसपास की जो कंट्रीज है उनकी जमीन क्या, इवन पानी में जो जंगहाई है उनको छीनने में लगा रहता है। तो इसलिए देश परेशान आ चुके हैं किससे, चाइना से। तो इसलिए
फिलीपींस ने अपनी सुरक्षा के लिए भारत से एक मिसाइल के लिए सौदा किया है, उसका नाम है ब्रह्मोस। अब आपने इस मिसाइल का नाम सुना होगा ब्रह्मोस। अब इसका ब्रह्मोस नाम क्या है? भारत की नदी है ब्रह्मपुत्रा, और मॉस्को की मतलब रशिया की नदी है कौन सी? मॉस्को। तो इन दोनों मोस्कवा, तो इन दोनों नदियों के नाम के ऊपर एक मिसाइल बनाई गई, उसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। उसकी स्पीड है 3 मैश। अब MACH, मैश क्या होता है? साउंड की जितनी स्पीड होती है उससे 3 गुना, तो उसको 3 मैश कह देंगे। तो ब्रह्मोस की स्पीड 3 गुना है साउंड के। और ये कितने डिस्टेंस तक वार कर सकती है? ये लगभग 290 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी अगर ये यहाँ से छोड़ी गई और 290 किलोमीटर दूर एक टारगेट है तो वहाँ पर वो उसको हिट कर सकती है। अगली बात, ये क्रूज मिसाइल है। इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। सुपरसोनिक यानी इसकी स्पीड बहुत हाई है। ठीक है, क्रूज क्यों? मैंने पिछली बार एक वीडियो ली थी थोड़े दिन पहले, उसमें बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो ऐसे जाए, इन्वायरमेंट से बाहर जाए, धरती के वातावरण से बाहर जाके फिर अंदर आके फिर से अटैक करें, तो यह है बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या करती है? धरती के पास से ऐसे गुजरती है, यहाँ से छोड़ी और सीधा ऐसे जाएगी और आपको हिट करेगी। आप अगर एक टारगेट हो तो क्रूज मिसाइल ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आपके ऊपर। और लेकिन अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ो तो वो ऐसे जाएगी ऊपर जाके और फिर आपके ऊपर ऐसे आएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए क्रूज मिसाइल इतने कम डिस्टेंस पे क्यों जा रही है 290 पे? क्योंकि जब ये ऐसे छूटती है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। अगर आपने साइंस पढ़ रही हो तो साइंस में बताते हैं कि एक बल लगता है, गुरुत्व आकर्षण बल, तो वो नीचे की साइड लगता है। तो जैसे ही मिसाइल ऐसे जाना चाहती है वो नीचे खींचती है मिसाइल को, तो मिसाइल डाउन होना शुरू हो जाती है और मिसाइल लगभग 290 किलोमीटर तक जा पाएगी। तो ये कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। क्रूज मतलब जो सरफेस के पास से उड़े, फास्टेस्ट है। अब भारत ने इसका निर्यात करना चाहा है किसको? फिलीपींस को। क्यों चाहा है फिलीपींस ने इस मिसाइल को लेना? कि जिससे कि वो चाइना के खिलाफ लड़ सके समुद्र के अंदर। अब अगली बात कुछ और समझते हैं। भारत का एक टारगेट है। क्या था? पहले हम मोस्टली अपने जो इक्विपमेंट्स है, अपने हथियार है, सारे इंपोर्ट करते थे, यानी बाहर से मंगाते थे। रसिया से हम मैक्सिमम मंगाते थे, USA से मंगाते थे, इजराइल से भी मंगाते थे। लेकिन फिर भारत पे आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत की एक सोच चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत ने एक टारगेट लिया है कि 2025 तक भारत अपने देश में, इन द कंट्री, मेक इन इंडिया के अंडर $25 बिलियन के क्या बनाएगा? डिफेंस प्रोडक्शन करेगा। अब $25 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। अब आप देख लो $25 बिलियन में कितने करोड़ हो गए। तो इतने की आपको मेनली याद रखना है, 25 बिलियन बाई 2025, मतलब ऐसे याद रखो 2025 तक $25 बिलियन की क्या करेगा भारत? प्रोडक्शन करेगा। और उसमें से $5 बिलियन, यानी अगर टोटल $25 बिलियन का सामान बनाया है तो उसमें से $5 बिलियन क्या करेगा? वो एक्सपोर्ट करेगा भारत। यानी पहले तो इंडिया क्या करता था? इंपोर्ट। पहले इंडिया खुद सामान बाहर से मंगाता था, लेकिन अब क्या टारगेट रखा गया है कि 2025 तक भारत ही $5 बिलियन का सामान बाहर भेजेगा। तो ये यहाँ पर लिखा है मैंने कि 2025 तक $5 बिलियन बाहर भेजेगा। अब ये 5 बिलियन लगभग कैसे निकालोगे आप? देखो 5 बिलियन होएगा लगभग 37,000 करोड़। अब ये कैसे आया? लगभग बिलियन मतलब 100 करोड़। तो ये अगर 5 बिलियन है तो कितना बन जाएगा? 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़। अब 500 करोड़ को आप, अगर आपको पता हो $1 की वैल्यू होती है कितनी? 75 रुपये। तो अगर आप 500 करोड़ डॉलर को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी। और वो कितनी आएगी? लगभग 38,000 करोड़। तो मैंने 37,000 करोड़ लगभग आपको निकालना भी सिखाया कि कैसे आप डॉलर को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ये बताने की बात, मतलब आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि कैसे डॉलर को रुपीज़ में करें। तो अप्रोक्सीमेटली 37,000 करोड़ भारत क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। और $25 बिलियन क्या करेगा? टोटल प्रोडक्शन करेगा। तो ये बताने की कोशिश की है ब्रह्मोस क्या कर रहा है? भारत एक्सपोर्ट कर रहा है किसको? फिलीपींस को। काफ़ी सारी और कंट्रीज है जिनको भी इसने ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया है। ब्रह्मोस की एक नई वर्जन आएगी, ब्रह्मोस NG, यानी नेक्स्ट जनरेशन। तो उसकी स्पीड होगी लगभग 7 मैश। अब मैश क्या होता है? मैंने बताया साउंड की स्पीड होती है, उसके 7 गुना स्पीड होगी किसकी? ब्रह्मोस NG की। तो 7 मैश की स्पीड होगी और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लगभग 500 किलोमीटर उसकी रेंज हो जाएगी किसकी? ब्रह्मोस NG की। तो ये थी आपकी सेकंड न्यूज़। अब थर्ड न्यूज़ क्या है? एक, अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ फॉलो करते हो और आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ चल रही है आजकल वर्ल्ड में। आप देख रहे हो कि अनवांटेड इवेंट्स होते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक्स आ गए। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इन फ्यूचर हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज होते हैं, जिससे कि एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, कहीं ना कहीं वो कम होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना होगा? अपने फॉसिल फ्यूल्स को कम करना पड़ेगा। यानी जैसे हमारे पेट्रोल, डीजल, इनको हम
कंबशन करते हैं इनकी हम व्हीकल्स के अंदर, वो हमें कम करनी पड़ेगी, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस कम रिलीज हो। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को अर्थ पे ही रोक के रखता है, हीट को अर्थ से बाहर नहीं जाने देता, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और ग्लेशियर्स पिघलते हैं। शॉर्ट लैंग्वेज में ये सारी बात थी कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको कम करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव भी होने चाहिए। अल्टरनेटिव यानी अगर हम पेट्रोल डीजल नहीं यूज़ करेंगे तो क्या अल्टरनेटिव हो सकता है हमारे पास, तो मैं आपको एक दो अल्टरनेटिव बताता हूँ। जैसे कि एक बहुत ज़्यादा बात चलती है न्यूज़ में, जिसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इसको इन फ्यूचर आप देखोगे, अभी आप कहते हो कि भाई पेट्रोल भर दो, डीजल भर दो, इन फ्यूचर आप जाया करोगे पंप्स पे और वहाँ क्या करोगे, भाई 1 किलो हाइड्रोजन भर दे। इन फ्यूचर होएगा, आने वाले 10 साल तक आप ऐसा देखोगे कि हाइड्रोजन आप अपने व्हीकल्स में फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करोगे। क्या, हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए वाटर होता है हमारे पास, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यानी वाटर को तोड़ा जाता है। अब आपने अगर कभी लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ी हो तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। आपने अगर लाइफ में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा H2O। तो H2O की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यानी बिजली डाली जाती है पानी के अंदर से, बिजली को गुजार के उसको मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन निकलती है इसको ही कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है कि जो ये हाइड्रोजन निकली, ये उस बिजली से, वो पानी के मॉलिक्यूल टूटने चाहिए जो बिजली खुद, जो इलेक्ट्रिसिटी खुद रीन्यूएबल एनर्जी से बनी हो। यानी आप जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, अगर वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है या फिर विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि सोलर और विंड कोई पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल धूप से बिजली प्रोड्यूस कर दी और उस बिजली को यूज़ करते हुए आपने पानी में से उस बिजली को गुजार के पानी के 2 मॉलिक्यूल्स तोड़ दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई उसको कहोगे आप ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई थी। क्लियर। अगली बात, एक होती है ब्राउन हाइड्रोजन। अब ब्राउन हाइड्रोजन क्या है कि अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, अगर वहाँ पर आपने कोयले का यूज़ किया है, जैसे कि आपने थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हो, कोयले का यूज़ करते हो, और अगर उस कोयले से यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, अगर उस इलेक्ट्रिसिटी को आप पानी से गुजारो और तब पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लगो और तब हाइड्रोजन बने, तो उसको कहोगे आप ब्राउन हाइड्रोजन। तो समझ गए आप, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कोई भी पोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन ब्राउन हाइड्रोजन के अंदर जब आपने कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो कोयला जला तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कहीं ना कहीं पोल्यूशन हुआ, तो इसलिए उसको कहेंगे ब्राउन हाइड्रोजन। तो ऐसे ही 2 तरीके से और हाइड्रोजन को नाम दिया गया है। एक नेचुरल गैस, अगर आप नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो फिर जो हाइड्रोजन बनती है उसको कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। समझ गए, ग्रे हाइड्रोजन यानी नेचुरल गैस को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, और जब नेचुरल गैस से यूज़ किया हमें, नेचुरल गैस भी क्या रिलीज़ करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगी। क्योंकि नेचुरल गैस क्या होती है, जो आप व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस भी यूज़ कर लेते हो, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसको भी ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे, ग्रीन नहीं ग्रे हाइड्रोजन कहोगे, ठीक है। और अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो नेचुरल गैस से ही मिल रही है, और जब नेचुरल गैस को आप कंबस्ट कर रहे हो, जला रहे हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, अगर आप उसको स्टोर कर रहे हो तो उसको कहेंगे हम ब्लू हाइड्रोजन। तो ये है वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोजन। मेनली आपको यहाँ से याद रखनी है सिर्फ क्या, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी होती है, जो तब प्रोड्यूस होती है जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होनी चाहिए, या तो सनलाइट से या फिर आपकी विंड एनर्जी से। क्योंकि इन दोनों से, सनलाइट और विंड एनर्जी से जब बिजली बनती है तब कोई भी हानिकारक गैस इन्वायरमेंट में नहीं छूटती, इसलिए उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सो आई होप यू लाइक इट, एंड मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, एंड कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर कोई डाउट हो तो आपको ज़रूर लिखें। ठीक है भाई, थैंक यू।